अपनी क्लास अनोखी क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम गणित से संबंधित सारे फॉर्मूले एक साथ पढ़ेंगे जो सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण बनते हैं। कक्षा 6 से लेकर 10 तक की कक्षाओं के लिए भी महत्वपूर्ण है और विशेषकर जो राजस्थान पटवारी का एग्ज़ाम है उसमें इन सूत्रों का महत्व होता है। तो हम सारे सूत्र एक ही साथ एक ही वीडियो में पढ़ते हैं। तो शुरू करते हैं। आज हम हमारा पहला सूत्र देखें हम तो त्रिभुज का क्षेत्रफल। अगर हम देखें त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है तो हम लिखते हैं 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई। ये समकोण त्रिभुज के लिए उपयोग में आता है। सामान्यतया इसी सूत्र का प्रयोग किया जाता है। दूसरा सूत्र देखें हम, त्रिभुज 3 भुजाओं से घिरी बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं जिसके तीनों अंतःकोणों का योग 180 डिग्री होता है। दूसरा देखें हम तो विषम बाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। विषम बाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। विषम बाहु त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं अलग अलग लंबाई या अलग अलग माप की हो। तो हमने पहले ही इसके लिए सूत्र पढ़ लिया है। हमारे इसी चैनल पर हेरोन का जो सूत्र था वो विषम बाहु त्रिभुज के लिए उपयोग में आता है और वो सूत्र था हमारा √S माइनस ए S माइनस बी और S माइनस सी। यहाँ हम देखें तो S होता है त्रिभुज का अर्ध परिमाप यानी कि तीनों भुजाओं का योग बटा 2। जब हम तीनों भुजाओं को जोड़कर उसमें 2 का भाग देते हैं तो हमें S का मान मिलता है। A उस त्रिभुज की पहली भुजा, B दूसरी भुजा और C तीसरी भुजा। अगला सूत्र देखें हम, तीसरा सूत्र समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। समद्विबाहु त्रिभुज से तात्पर्य है जिसकी 2 भुजाएं एक जैसी हो और तीसरी भुजा अलग हो। तो इसके लिए सूत्र लगेगा b/4 √4a² माइनस b², 4a² माइनस b²। यहाँ हमें ये देखना है कि a और b क्या है। तो a जो है वो असमान भुजा, असमान भुजा और जो 2 भुजाएं एक जैसी है उन्हें हम कहेंगे b यानी कि समान भुजा। अगला सूत्र देखें हम चौथा। तो चौथा सूत्र हमारे लिए समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। समबाहु त्रिभुज यानी कि जिसकी तीनों भुजाएं एक समान हो। तो इसके लिए हमारे पास क्षेत्रफल निकालेंगे हम तो क्या हो जाएगा √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर यानी कि भुजा इंटू भुजा। आगे वाला देखें हम सूत्र नंबर 5। तो जब समबाहु त्रिभुज होता है और उसके परिवृत्त बनाया जाए तो उस वृत्त की त्रिज्या अगर हमें निकालनी हो, जैसे हम देखें कि ये एक हमारा समबाहु त्रिभुज है, ये ए है, ये ए है और ये इसकी तीनों भुजाएं हैं और इसके परिवृत्त अगर हम एक वृत्त बनाते हैं और इस वृत्त की हमें त्रिज्या निकालनी होती है तो उस त्रिज्या के लिए हम क्या सूत्र अप्लाई करते हैं। तो हम देखें समबाहु त्रिभुज के परिवृत्त की त्रिज्या। समबाहु त्रिभुज के परिवृत्त की त्रिज्या अगर हम निकालें तो वो हम सूत्र लिखेंगे a/√3, a/√3, जहाँ a जो है वो हमारे इस त्रिभुज की भुजा होगी। अगला देखें हम इसी प्रकार से हम एक समबाहु त्रिभुज बनाएं और जिसकी भुजाएं a और a है और इसके अंदर हम अगर एक त्रिवृत्त बनाएं अंतर्गत वृत्त और उसकी अगर त्रिज्या निकालनी होगी तो उसके लिए हमारा क्या सूत्र बनता है। तो हम देखें समबाहु त्रिभुज के अंतर्गत वृत्त की त्रिज्या अगर हमें निकालनी होगी तो हम लिखेंगे a/2√3, जहाँ a अपनी जो है त्रिभुज की भुजा होगी।
अगला सूत्र देखें हम, सूत्र नंबर 7। 6 हमने देख लिए। अगला सूत्र समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल। समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल, तो ये हमारा आसान सा है, तो हम लिखेंगे आधार गुणा ऊंचाई। 8वां देखें हम इसी कड़ी में आगे सूत्र, तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल। समचतुर्भुज का क्षेत्रफल, समचतुर्भुज जिसकी चारों भुजाएं एक समान हो। तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए हम लिखते हैं 1/2 गुणा विकर्ण गुणा विकर्ण। हम जानते हैं कि समचतुर्भुज की चारों भुजाएं होती है और 4 शीर्ष होते हैं, तो जब आमने सामने के शीर्षों के बीच की दूरी को विकर्ण कहा जाता है। 9वां सूत्र देखें हम, समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल। समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए जो सूत्र लगाते हैं, हम लिखते हैं 1/2 गुणा समांतर भुजाओं का योग गुणा ऊंचाई। अगला सूत्र देखें हम 10, समचतुर्भुज समलंब चतुर्भुज। अब हम 10वां सूत्र देखें, तो वृत्त का क्षेत्रफल। वृत्त का क्षेत्रफल, और इसके लिए सूत्र होता है पाई आर स्क्वायर। पाई का मान जहाँ तक अन्यथा नहीं कहा जाता तब तक हम 22/7 लेते हैं, और आर जो होती है, यहाँ पर आर अगर हम देखें तो आर होगी वृत्त की त्रिज्या, जो कि व्यास की आधी होती है। 11वां देखें हम, हमने लिखा है वृत्त का क्षेत्रफल। अब हम देखें तो वृत्त की परिधि, वृत्त की परिधि, वृत्त की परिधि, तो वृत्त की परिधि होती है 2πr, और यहाँ पर भी r जो है वो वृत्त की त्रिज्या। अगला सूत्र देखें हम 12वां, वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त की परिधि। अब हम देखें तो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, तो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल हो जाएगा पाई आर स्क्वायर बटा 2, पाई आर स्क्वायर बटा 2। यहाँ हम देखें तो आर जो होगा वो होगा अर्धवृत्त की त्रिज्या। आगे देखें हम सूत्र नंबर 13, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, तो अर्धवृत्त का परिमाप। अर्धवृत्त का परिमाप अगर हम देखें तो ये हमारे पास हो जाएगा पाई आर प्लस 2r। ऐसा क्यों होता है, तो हम देखें जब हमारे पास अर्धवृत्त हो जाता है तो वो कुछ इस प्रकार का होता है। जब हम वृत्त की परिधि की बात करते हैं, परिधि और परिमाप दोनों एक ही है। हम देखें वृत्त की परिधि 2πr होती है, जब हम इसकी आधी करेंगे तो ये आधी हो गई, पर जब हम अर्धवृत्त पर चलते हैं तो हमारे पास ये परिधि क्षेत्र और आ जाता है, जो कि 2r के बराबर होता है, यानी कि एक व्यास के बराबर होता है। अगला सूत्र देखें हम 14, वृत्त के चाप की लंबाई, वृत्त के चाप की लंबाई। अगर हमें वृत्त के चाप की लंबाई निकालनी होगी तो हम लिखेंगे 2πr थीटा, 2πr थीटा अपॉन 360 डिग्री, या फिर हम लिख सकते हैं पाई आर थीटा अपॉन 180 डिग्री। यहाँ पर पाई का मान 22/7, जब तक दूसरा न कहा जाए। आर जो है वो वृत्त की त्रिज्या होगी, और थीटा जो है वो केंद्र द्वारा बनाया गया कोण होगा। अगला सूत्र देखें हम, सूत्र नंबर 15, तो वृत्त के त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल।
अगर हमें वृत्त के त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालना होगा तो हम सूत्र लिखेंगे पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 डिग्री। तो हम आगे 16वां सूत्र देखें हमारा, तो आयत का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल, चार भुजाओं से घिरी बंद आकृति जिसके आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है उसे हम आयत कहते हैं। और आयत का क्षेत्रफल अगर हमें निकालना होगा तो हम लिखेंगे लंबाई गुणा चौड़ाई। अगला सूत्र देखें हम, सूत्र नंबर 17, तो वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल जिसकी चारों भुजाएं एक समान होती है और चारों कोण 90 डिग्री के होते हैं उसे हम वर्ग कहते हैं। और वर्ग का क्षेत्रफल निकालना होगा तो हम लिखेंगे भुजा स्क्वायर, या फिर हम इसे लिख सकते हैं भुजा गुणा भुजा। अगला सूत्र देखें हम, सूत्र नंबर 18, तो घन का क्षेत्रफल, घन का क्षेत्रफल, घन का क्षेत्रफल, घन किसे कहते हैं तो जिसकी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई तीनों की माप एक समान हो उसे हम घन कहते हैं। और घन का क्षेत्रफल जब हमें निकालना होगा तो हम लिखेंगे 6 गुणा भुजा स्क्वायर। इसी तरीके से हम आगे सूत्र पर चलते हैं, सूत्र नंबर 19, तो घनाभ का क्षेत्रफल, घनाभ में लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई तीनों अलग अलग होगी या फिर तीनों में से कोई भी एक चीज़ अलग होने पर वह घनाभ हो जाएगा। और घनाभ का क्षेत्रफल अगर हमें निकालना होगा तो हम लिखेंगे 2 गुणा लंबाई गुणा चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुणा ऊंचाई प्लस ऊंचाई गुणा लंबाई। अगला देखें हम, सूत्र नंबर 20, सूत्र नंबर 20 हमारे पास बन जाता है एक कमरे की 4 दीवारों का क्षेत्रफल, यानी कि कमरे की 4 दीवार का क्षेत्रफल। जब हमें कमरे की 4 दीवार का क्षेत्रफल निकालना होगा तो हम सूत्र लगाएंगे 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई गुणा ऊंचाई। अगला सूत्र देखें हम, सूत्र नंबर 21, तो हम देखते हैं घनाभ का विकर्ण। अगर प्रश्न आता है कहीं कि कमरे में कितनी लंबी, ज़्यादा से ज़्यादा कितनी लंबी छड़ रखी जा सकती है तो हमें यह सूत्र लगाना होगा घनाभ का विकर्ण। घनाभ का विकर्ण के लिए क्या सूत्र बनता है तो हम लिखते हैं अंडर रूट लंबाई स्क्वायर प्लस चौड़ाई स्क्वायर प्लस ऊंचाई स्क्वायर। आगे वाला सूत्र देखें हम 22, घनाभ का विकर्ण, तो अगला सूत्र हमारे पास हो जाएगा घन का विकर्ण। घनाभ का विकर्ण हमने लिखा था अंडर रूट लंबाई स्क्वायर प्लस चौड़ाई स्क्वायर प्लस ऊंचाई स्क्वायर। तो जब घन का विकर्ण निकालना होगा तो हम लिखेंगे अंडर रूट 3 इंटू भुजा। अगला देखें हम, सूत्र नंबर 23, घन का विकर्ण। आगे देखें हम, तो बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। बेलनाकार आकृति होती है, अगर उसके वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालना होगा तो हमें सूत्र लगाना पड़ेगा 2πr/h, 2πr/h। यहाँ r हो जाएगी त्रिज्या और h जो होगा वो होगा बेलन की ऊंचाई। अगला देखें हम, सूत्र नंबर 24 देखें हम, तो बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। बेलन का
संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल वो हमारे पास होता है 2πr r प्लस एच, 2πr गुणा r प्लस एच। अगला सूत्र देखें हम, सूत्र नंबर 25। बेलन के बाद अगर हम देखें तो शंकु की तिर्यक ऊंचाई, शंकु की दो ऊंचाई होती है, एक सामान्य ऊंचाई और एक टेढ़ी ऊंचाई। तो शंकु की तिर्यक ऊंचाई अगर हम देखें, शंकु की तिर्यक ऊंचाई जिसे L कहा जाता है, तो अगर हमें यह निकालनी होगी तो हम लिखेंगे अंडर रूट r स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। यहाँ r जो है वो शंकु के आधार की त्रिज्या और h जो है वो शंकु की सामान्य ऊंचाई। अगला सूत्र देखें हम, सूत्र नंबर 26। तो शंकु की तिर्यक ऊंचाई निकाल दी, तो शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। जब हमें शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे तो हम लिखेंगे पाई आर एल। अगला सूत्र देखें हम, सूत्र नंबर हमारा 27। तो शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल पाई आर आर प्लस एल, यानी कि हम क्या लिखेंगे, पाई आर गुणा आर प्लस एल। एल यहाँ शंकु की तिर्यक ऊंचाई, आर जो है वो शंकु की त्रिज्या होगी। अगला सूत्र देखें हम, सूत्र नंबर 28। तो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो वो हमारे पास होता है 4πr स्क्वायर। यहाँ पर r जो है वो गोले की त्रिज्या होगी। अगला देखें हम, सूत्र नंबर 29। तो अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो हमारे पास अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 3πr स्क्वायर, 3πr स्क्वायर। अगला देखें हम, सूत्र नंबर 30। अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल के बाद हम देखें चिन्हक के तिर्यक भाग का क्षेत्रफल, चिन्हक के तिर्यक भाग का क्षेत्रफल, तो वो होता है हमारे पास पाई एल आर प्लस आर, यानी कि कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर। अब हम यहाँ देखें चिन्हक क्या होता है। चिन्हक बाल्टी के जैसी आकृति होती है, न तो बेलनाकार होती है न ही शंकु होती है। इस तरीके की आकृति होती है जिसे हम चिन्हक जानते हैं। और ये ऊपर वाला जो वृत्त है, जो बड़ा वाला वृत्त, उसकी जो त्रिज्या होगी उसे हम कैपिटल आर लिखेंगे, और छोटा वाला जो वृत्त है उसकी जो त्रिज्या होगी उसे हम स्मॉल आर लिखेंगे। अगला देखें हम, सूत्र नंबर 31। चिन्हक के तिर्यक भाग का क्षेत्रफल हमने लिख दिया। अब हम लिखते हैं चिन्हक का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, चिन्हक का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो हमारे पास हो जाएगा पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर प्लस पाई गुणा आर प्लस आर। यहाँ आर अभी हमने समझा था कि चिन्हक जो आकार होता है वो इस तरीके का होता है, और बड़ा वाला जो घेरा होता है, बड़ा वाला वृत्त, उसकी त्रिज्या जो है वो कैपिटल आर, और छोटा वाला जो वृत्त होगा उसकी त्रिज्या जो होगी वो होगी स्मॉल आर। अगला सूत्र देखें हम, सूत्र नंबर 32। तो चिन्हक का आयतन, चिन्हक का आयतन कितना होता है, तो हम देखें पाई गुणा h अपॉन
3 गुणा आर स्क्वायर प्लस आर इंटू आर, छिन्नक का आयतन। h जो है वो इस छिन्नक की ऊंचाई। अगला देखें हम सूत्र नंबर 33। तो अगला सूत्र हमारे पास हो जाएगा अर्धगोले का आयतन। अर्धगोले का आयतन, तो अर्धगोले का आयतन होगा 2/3 पाई आर क्यूब। इसी प्रकार से हम देखें अगला सूत्र 34वां, तो गोले का आयतन। तो गोले के आयतन का सूत्र हमारे पास होगा 4/3 पाई आर क्यूब। सूत्र नंबर 35 देखें हम, तो शंकु का आयतन। शंकु का आयतन, तो शंकु का आयतन हम कितना लिखेंगे, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अगला सूत्र देखें हम, सूत्र नंबर 36। तो हमारे पास हो जाएगा बेलन का आयतन। बेलन का आयतन अगर हमें निकालना होगा तो हम लिखेंगे पाई आर स्क्वायर एच। अगला सूत्र देखें हम 37वां, तो घन का आयतन। घन का आयतन, तो घन के आयतन के लिए हम लिखेंगे भुजा क्यूब, यानी कि भुजा गुणा भुजा गुणा भुजा। अगला सूत्र देखें हम 38वां, घनाभ का आयतन। तो घनाभ का आयतन हमें निकालेंगे तो हम लिखेंगे लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। आगे हम देखें सूत्र नंबर 39, घन का आयतन, घनाभ का आयतन, वर्ग का परिमाप। वर्ग का परिमाप, तो वर्ग का परिमाप जब हमें निकालना होगा तो हम लिखेंगे 4 गुणा भुजा। आगे देखें हम सूत्र नंबर 40, वर्ग का परिमाप। अगला हम देखें आयत का परिमाप। जब हमें आयत का परिमाप निकालना होगा तो हम सूत्र लगाएंगे 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई। अगला देखें हम सूत्र नंबर 41, तो हमें जब चक्रवृद्धि मिश्रधन निकालना होगा, चक्रवृद्धि मिश्रधन जब हम निकालते हैं तो हम सूत्र लिखते हैं P गुणा 1 प्लस R/100 की पावर T, जहाँ P हमारा होगा मूलधन, R होगी हमारे दर, और T यानी कि समय। अब हम देखें सूत्र नंबर 42, तो चक्रवृद्धि ब्याज अगर हमें निकालना होगा तो हम क्या सूत्र लगाएंगे, चक्रवृद्धि ब्याज। चक्रवृद्धि ब्याज के लिए हम सूत्र लगाएंगे P गुणा 1 प्लस R/100 की घात T माइनस P। आगे देखें हम सूत्र नंबर 43, चक्रवृद्धि मिश्रधन, चक्रवृद्धि ब्याज। अब हम देखें जब हम साधारण ब्याज लगाएंगे, साधारण ब्याज, अगर हमें साधारण ब्याज निकालना होगा तो हम सूत्र लगाएंगे P गुणा T गुणा R/100, यानी कि मूलधन गुणा समय गुणा दर बटा 100। आगे देखें हम 44, सूत्र नंबर हमारे पास 44, मिश्रधन अगर हमें निकालना है तो हमें लिखना होगा मूलधन प्लस ब्याज। इसी प्रकार से हम सूत्र नंबर 45 देखें, अगर हमें मूलधन निकालना है तो हमें लिखना होगा मिश्रधन
माइनस ब्याज। इसी प्रकार से हम देखें 46वां, अगर हमें ब्याज निकालना है और हमारे पास मिश्र धन और मूलधन दोनों हैं तो हम लिखेंगे मिश्र धन माइनस मूलधन, यानी कि जब हम मिश्र धन में से मूलधन को घटा देते हैं तो हमारे पास ब्याज आ जाता है। अगला सूत्र देखें हम, सूत्र नंबर 47। अगला सूत्र देखें हम, सूत्र नंबर 47 हमारे पास। तो प्रथम n प्राकृत संख्याओं का योग, प्रथम n प्राकृत संख्याओं का योग। जब हमें प्रथम n प्राकृत संख्याओं का योग निकालना होगा तो हम लिखेंगे n प्लस 1 अपॉन 2, यानी कि n गुणा n प्लस 1 अपॉन 2। यहाँ n जो है वो जितनी संख्याएं देगा उन संख्याओं का मान होगा। अगला देखें हम, तो प्रथम n विषम प्राकृत संख्याओं का योग, विषम प्राकृत संख्याओं का योग। जब हमें प्रथम n विषम प्राकृत संख्याओं का योग निकालना होगा तो हम लिखेंगे n स्क्वायर, यानी कि जितनी संख्या दे रखी है उसका स्क्वायर कर देंगे तो उन संख्याओं का योग मिल जाएगा। अगला देखें हम 49, प्रथम n सम प्राकृत संख्याओं का योग। तो यहाँ हम सूत्र लगाएंगे n गुणा n प्लस 1। आगे देखें हम सूत्र नंबर 50। तो प्रथम n प्राकृत संख्या के वर्गों का योग, प्रथम n प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग। प्रथम n प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग निकालना होगा तो हम लिखेंगे n अपॉन 6 गुणा n प्लस 1 गुणा 2n प्लस 1। इस सूत्र से हम जितनी संख्याएं दे रखी उनके वर्गों का योग निकाल सकते हैं। अगला देखें हम सूत्र नंबर 51। तो प्रथम n प्राकृत संख्या के वर्गों का योग देख लिया, घनों का योग, प्रथम n प्राकृत संख्याओं के घनों का योग। प्रथम n प्राकृत संख्याओं के घनों का योग जब हमें निकालना होगा तो हमें लिखना पड़ेगा ब्रैकेट में n अपॉन 2 गुणा n प्लस 1, n अपॉन 2 गुणा n प्लस 1 और होल स्क्वायर। जब हम ऐसा लिखेंगे तो हम प्रथम n प्राकृत संख्याओं के घनों का योग निकाल सकते हैं। अगला देखें हम सूत्र नंबर 52। तो हमारे पास हो जाता है समांतर श्रेणी का nवां पद अगर हमें ज्ञात करना होता है तो हम क्या लिखते हैं, समांतर श्रेणी का nवां पद, जिसे हम लिखते हैं an। जब हमें an निकालना होता है तो हम लिखते हैं a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। यहाँ a तो हो जाएगा प्रथम पद, श्रेणी का जो प्रथम पद होगा वो, और d होगा अपना सार्व अंतर। अगला सूत्र देखें हम, सूत्र नंबर 53। तो समांतर श्रेणी के n पदों का योगफल, समांतर श्रेणी के n पदों का योगफल, जिसे Sn कहा जाता है। जब हमें Sn निकालना होगा तो हम लिखेंगे n अपॉन 2। जब हमें समांतर श्रेणी के n पदों का योगफल निकालना होगा तो हम लिखेंगे n अपॉन 2 गुणा 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अगला देखें हम सूत्र नंबर 54। तो हम लिखते हैं
लाभ प्रतिशत, अगर हमें लाभ प्रतिशत निकालना है, लाभ प्रतिशत, तो हम लिखेंगे लाभ बटा क्रय मूल्य गुणा 100। क्रय मूल्य वह मूल्य होता है जिस पर वस्तु को खरीदा जाता है। अगला देखें हम सूत्र नंबर 55। इसी प्रकार से अगर हमें हानि प्रतिशत निकालना है तब भी हम लिखेंगे हानि बटा क्रय मूल्य गुणा 100। अगला देखें हम औसत। अगर हमें औसत निकालना है तो औसत के लिए हम क्या सूत्र लगाते हैं? औसत, तो हम लिखते हैं दिए गए परिणामों का योग बटा परिणामों की संख्या। इस प्रकार से हम औसत निकाल सकते हैं। अगला देखें हम 57। अगर हम 57 देखें कि ए का मान बी से 8% अधिक है, ए का मान बी से 8% अधिक है, तो बी का मान ए से कम है। कितने प्रतिशत कम है? अगर हमें ये निकालना होगा तो हम लिखेंगे R अपॉन 100 प्लस R इंटू 100%। अगला सूत्र देखें हम 58। ए का मान बी से 8% कम है, तो बी का मान ए से अधिक है। कितने प्रतिशत अधिक है? अगर हमें निकालना होगा तो हम लिखेंगे R अपॉन 100 माइनस R गुणा 100%। आगे देखें हम सूत्र नंबर 59। अगर हमें लाभ ज्ञात करना है, अगर हमें लाभ ज्ञात करना है तो हम लिखेंगे विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। और इसी प्रकार से अगर हमें हानि ज्ञात करनी है तो हम लिखेंगे क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। धन्यवाद। आशा करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब।